And welcome to virtual classes. I am Anisha. So today in this video we are going to start new chapter, that is India that is Bharat. Okay, so this is your fifth chapter and this is also from your history section. Okay, theme B, history section. So in this chapter what we are going to learn basically is that about the sources through which India's name is being named as India and Bharat or Hindustan. So here I am going to explain in both Hindi as well as in English. Okay, so let us start without wasting our time. See, this is an image given here. Okay, an image is given here which is full of sculpture over here. So this is a scene from rural India about 2300 years ago. नॉर्थ गेट ऑफ द नॉर्थ सांची स्तूपा. तो यहाँ पे ये एक इमेज दिया हुआ है हमें. तो ये इमेज से हमें क्या देखने को मिलता है, ये एक सीन है जैसे रूरल इंडिया कैसा था 2300 साल पहले. ठीक है, तो यहाँ पे इन इमेज को देख के हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, जैसे कि वो किस टाइप के कपड़े डालते थे, यहाँ पे किस टाइप के घर होते थे तब, और ये कैसे टाइप के टूल्स यूज़ करते थे. और यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज़, अगर हम इसको अच्छे से बारीकी से देखें तो हमें बहुत सारा पता लगता है. जैसे यहाँ पे कैसे वही आग जला रहे हैं, कैसे खाना बनाते थे. ठीक है, किस टाइप के ये कैप वगैरह डालते थे, किस टाइप के ये ज्वेलरीज वगैरह डालते थे. तो इस स्कल्पचर को देख के हमें पता लग जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है. तो ये चैप्टर है इंडिया दैट इज़ भारत. यहाँ पे हम जैसे इंडिया का नाम इंडिया कैसे बना, कैसे पड़ा, किसने रखा, भारत कैसे आया, हिंदुस्तान टर्म कहाँ से आया, तो उन सब सोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो क्वेश्चन है जो देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस चैप्टर से. सो हाउ डू वी डिफाइन इंडिया एंड व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया. तो पहले हम इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ को देखेंगे. उसके बाद देखेंगे कि इंडिया के एंशिएंट नेम्स क्या क्या थे, इंडिया कैसे फाइनली जाके इंडिया कैसे बना, इसका ओरिजिन कहाँ से है. तो वो सारे सोर्सेज स्पेशली जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, तो वहाँ से हमें जानने को मिलेगा. तो इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ देखेंगे. सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिफाइन इंडिया फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द वेरियस नेम्स, द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया एंड हाउ द नेम इंडिया केम इनटू बीइंग, what are the sources, what is the history behind it. So we are going to learn about all these things. So here an map is given. This is a physical map of ancient India that is known as the Indian subcontinent. And why this is called Indian subcontinent? Because here there is no division of Pakistan or Bangladesh or Bhutan or Nepal or Sri Lanka. Everything was one, or Burma, all these other countries were also a part of India before. That is why we are given the name as, we will be calling it as Indian subcontinent. ओके, सो देखो यहाँ पे ये एक फिजिकल मैप दिया हुआ है इंडिया का, जो कि आज के आपके मैप से अगर आप देखोगे, जो मॉडर्न मैप है आपका आज का, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है ये. जैसे कि ये हिस्सा, ये निचला वाला हिस्सा ये सेम है, साउथ वाला हिस्सा, लेकिन जो यहाँ पे देखोगे ये नॉर्थ वाला हिस्सा जो स्पेशली ये वेस्ट वाला, वेस्ट से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ये कम्प्लीटली चेंज है कि नहीं. तो यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्योंकि ये पहले इंडिया का ये मैप है बिफोर डिवीजन. जैसे पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर ही था, बांग्लादेश इंडिया के अंदर ही था, नेपाल इंडिया का पार्ट था, भूटान इंडिया का पार्ट था. ठीक है, और ये बर्मा इंडिया का पार्ट था. तो सब कुछ इंडिया का पार्ट था. तो इसलिए हम इसको इंडियन सब कंटिनेंट बोलते हैं अब. ठीक है, क्योंकि अब तो सारा डिवाइड हो चुका है, तो अब इंडिया एक है नहीं सारा, तो इसलिए हम इसको सब कंटिनेंट के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे देखो, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ेंगे जो हिमालय रेंज है यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में, और ये जो अरेबियन सी है वेस्टर्न साइड में है कि नहीं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना, ये साउथ है, ये यूरोप वाला हिस्सा नॉर्थ है. तो ये ईस्टर्न साइड में कौन सा ओशन है, बे ऑफ बंगाल. तो इनके बारे में भी काफ़ी जिक्र किया हुआ है इंडियन टेक्स्ट में, इंडियन लिटरेचर में, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे. ठीक है, सो see, here the Arabian Sea is in the western side, Bay of Bengal is in the eastern side, and Himalayan range is in the northern side of India. So about this there has been mention, okay, very frequently in the Indian text and various other literature. So we are going to see about all those texts and about the name, how the name India and Bharat came into being. So before that, let us define India first. Okay, today, the India we know is a modern nation with defined borders, defined states and a known population. However, it was very different 500 years ago, 2000 years ago, or even 5000 years ago. This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. So, see, today the India that we see, the nation that we have is the modern nation with a defined border. We have a
proper border, isn't it? We have a border between India and Pakistan, we have a border between India and China, we have a border between India and Myanmar, we have a border between India and Nepal, isn't it? So we have a defined border, proper border. So with that we have a defined state. How many states are there in India? Comment down, okay, you write down in the comment section. And a defined population also, we know the population also, and it is increasing, and it is now, India is one of the most populated country of the world. India became the most populated country of the world, isn't it? So however, it was very different 500 years ago, 2000 years ago, and 5000 years ago. The reason that we often call that, I have told you the reason also why we are saying Indian subcontinent, isn't it? Because it was combined before, and it has very different name, and there were boundaries were also shifting from one place. Like before, it depends on the invaders, okay, it depends on invaders and the powerful kings. If they are try to capture, if any foreign kings and all come and invade India, again the boundaries will be again different. So in that way there were shifting boundaries, okay. So we are going to learn about this India's evolutions, okay, India's past evolution from many different sources. So let us explore now. सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो आज का इंडिया है, जो आपके सामने है, वो एक मॉडर्न नेशन है कि नहीं, उसके पास एक डिफाइंड बॉर्डर है। जैसे कि हमें पता है ना, जैसे एक बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर है, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर है कि नहीं? तो ऐसे पहले नहीं था, तो अब क्या है, डिफाइंड बॉर्डर है, डिफाइंड स्टेट है। और कितने स्टेट्स है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। और एक पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है कि नहीं, जो इंडिया है सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की। लेकिन ऐसा 500 साल पहले और 2000 साल पहले और 5000 साल पहले नहीं होता था। तो तब क्या होता था, तब इंडियन सब कंटिनेंट था। मैंने आपको सब कंटिनेंट का मतलब तो समझा दिया है ना। तो उस पर क्या था, वहाँ पे क्या था, डिफरेंट नेम्स दिए गए थे और बाउंड्रीज वगैरह भी शिफ्ट होते रहते थे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अटैक करता था, कोई राजा अटैक करता था या फिर कोई फॉरेन से आके कोई अटैक करता था, तो अगर उसने वो हिस्सा जीत लिया, वो तो क्या होता था, फिर बाउंड्रीज वगैरह चेंज होते थे। इसलिए यहाँ पे शिफ्टिंग बाउंड्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। और वो सोर्सेज कौन से, स्पेशली टेक्स्ट वगैरह है, लिटरेरी टेक्स्ट वगैरह, वैदिक टेक्स्ट वगैरह, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, in the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and by visitors from outside. These names comes to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims and inscription. तो पहले हम inhabitants का मीनिंग देख लेते। People who live in a particular place means inhabitants means the Indians who are living in the Indian subcontinent of that time. Okay, so inhabitants, just we are also inhabitants of our country India, isn't it? If any foreigner comes, then we will be saying, okay, they are not the inhabitants, isn't it? They are foreigners. So here that sometime this India was being called by different names by its inhabitants, by the Indians, as well as the visitors from outside. And who were the visitors? These came from ancient visitors from outside, okay. And the visitors were the travelers who used to write travel logs, and through travel logs also we get so many information. And about travel logs we have already learned in our previous chapter, isn't it? And pilgrims, the religious, those who are coming for religious purpose, isn't it, religious things. And inscription, those which are been inscribed on hard surface, especially stones or walls or anything. Like just before we have seen an image which was in but there it was sculpted, isn't it? It was inscribed in the wall, you can say. And so many information we came to know through that as well. So these are our sources, okay. These texts are our sources. Accounts of travelers means they whatever they have written, their travel logs, okay. And through pilgrims also, the like sage used to travel, isn't it, by giving religious information to and giving moral lessons to the inhabitants of Indians, like this is good, this is bad. So those pilgrims, okay, those religious pilgrims. So we have so many sources. So about this we are going to explore here, okay. So यहाँ पे क्या है, जैसे कि इंडिया के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, जो अपने लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। तो इन लोगों ने और जो बाहर के लोग हैं, जो इन दोनों के थ्रू ही हमें डिफरेंट नेम सुनने को मिला है, डिफरेंट नेम दिया गया है इंडिया को, ठीक है। तो और इसके साथ साथ क्या है, और जो सोर्सेस हमें पता लगा है कि इन डिफरेंट नेम्स के बारे में, तो वो सोर्सेस क्या क्या है, एंशिएंट टेक्स्ट है एक तो, और दूसरा अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स है जो बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह, ठीक है। और उसके बाद पिलग्रिम्स है, और इंस्क्रिप्शन है जो हार्ड सरफेस पे खुदाई करके वहाँ पे जो लिखा जाता है, तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन काफ़ी मिला है। तो ये सारे हिस्ट्री के सोर्सेस, और इन्हीं सोर्सेस के कारण हमें आज पता लगा है, ठीक है।
तो हम इन सोर्सेज को देखते हैं। पहले है हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, इंडियंस ने इंडिया को क्या नेम दिया, कैसे नेम दिया, तो उस बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। द ऋग वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, as we will see in chapter 7. It is several thousand years old. It gives the northwest region of the subcontinent the name Sapta Sindhva, that is the land of 7 rivers. The word Sindhva comes from Sindhu, which refers to the Indus River or at times to a river in general. तो यहाँ पे देखो ऋग्वेदा जो है इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट। तो इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे किस चैप्टर में, चैप्टर 7 में। तो अभी के लिए आप ये जान लो कि ऋग्वेदा एक क्या है, इंडिया का सबसे पुराना एंशिएंट टेक्स्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो जो लिखा है ये बहुत सालों पहले लिखा है, ठीक है, सेवरल थाउजेंड ईयर्स को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा है नॉर्थ, ये जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे इन्होंने क्या दिया है, इस पे इन्होंने नाम दिया है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे रिवर्स है, देखिए पे इंडस रिवर है, इनके ट्रिब्यूटरीज है ये सारे, ठीक है। तो हम जैसे ये रिवर इंडस है 1, और ये झेलम है 2, चेनाब 3, रवि 4, ब्यास 5, सतलज 6 और सरस्वती 7। तो कुल मिलाकर कितने हुए, 7 रिवर्स। तो सप्त का मतलब क्या होता है, 7, ठीक है, सप्त मतलब 7, और सिंधवा मतलब रिवर, सिंधु। तो ये सिंधवा कहाँ से आया, सिंधु से आया। तो हम इंडस रिवर को सिंधु भी बोलते हैं। जो तब के थे, जो पर्शियंस वगैरह थे, जो ईरान के लोग थे, जो इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, तो वो इसको इंडस को क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते थे, ठीक है। तो ऐसे करके ये वैदिक टेक्स्ट में, हमारा ऋग्वेदा टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे हमने क्या बोला यहाँ पे, सप्त सिंधु है कि नहीं, तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, तो ऐसे ही मेंशन हो गया। तो दूसरा हम देखेंगे, let me explain in English as well. See, the Rig Veda, okay, Rig Veda is one of the India's most oldest text, okay, it is an ancient text, and it has been mentioned there that India, the northwest region, okay, especially the northwest region of India, where the river Indus is there and its tributary, but all together there are 7 rivers, okay. So that is why they have been given the name Sapta Sindhva, the land of 7 rivers, and this Sindhva comes from the word Sindhu, and which has been given by the Iranian, okay, the Persians. They have called this Indus river as Sindhu river. Today also we used to call Sindhu river, isn't it? So that is why. So now let us see. Moving on in time, we see names for other parts of India appears in the literature. The Mahabharata is one of the most famous texts. We read about it in the theme our cultural heritage and knowledge traditions. Interestingly, it's lists to many regions such as Kashmira, more or less today's Kashmir, Kurukshetra, part of Haryana today, Vanga, part of Bengal, Prayag Jyotisha, roughly today's Assam, Kutcha, today's Kutch, Kerala, more or less today's Kerala, and so on. So another source, okay, another source through which we came to know about our India is Mahabharata. Okay, Mahabharata is also a very famous text, ancient famous text, isn't it? So we are going to see about this Mahabharata also in detail along with the Vedic text in our upcoming chapters. That is our cultural heritage and knowledge tradition, okay. So in this also, in this Mahabharata text also, in these regions of India, okay, the various regions of India were been mentioned. For example, Kashmira, which is now Kashmir, isn't it? Kurukshetra, it is a part of Haryana, and today also we call it as Kurukshetra, and Vanga, which is Bengal, okay, parts of Bengal, and Prayag Jyotisha, today's Assam, which is in northeastern part of India, and Kutch today, which is in Kutch as well, isn't it? And Kerala, which is called today also Kerala, which is in the southern part of India. So through this, what we came to know? We came to know that in Mahabharata also it is mentioned about India, and in Mahabharata itself we will mention about Bharatvarshva and Hindustan. So we are going to see about that also. तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि टाइम बाद में जो हमें टेक्स्ट मिला है, जैसे कि महाभारत तो आपने सुना होगा ना, महाभारत, रामायण, इन सब के बारे में। तो ये भी एक एंशिएंट लिटरेचर है कि नहीं, जो फेमस टेक्स्ट है। तो यहाँ पे भी क्या मेंशन किया है कि इंडिया के रीजन्स के बारे में मेंशन किया है, जैसे कि कश्मीर, जैसे कश्मीरा, कुरुक्षेत्र, ठीक है, वंगा जो कि बंगाल है, प्रयाग ज्योतिषा जो कि आसाम में है, और केरला, तो केरला तब भी केरला था और आज भी केरला ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और डिटेल में। बट व्हेन वी डू कम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर सब कंटिनेंट, तो एंटायर सब कंटिनेंट के बारे में हमें कब पता चलता है,
हमें पता लगता है इसी टेक्स्ट के थ्रू, ओके, बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम एंटायर इंडियन सब कंटिनेंट को कब इन्होंने नाम दिया, तो वो एग्जैक्ट डेट नहीं पता क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आंसर करने में भी, ठीक है। सो द महाभारत यूजेस द टर्म भारतवर्ष, okay, Bharatvarsha and Jambudvipa, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onwards. So exact date तो नहीं पता कि ये कब लिखा गया था, तो कुछ स्कॉलर इसमें बोलते हैं कि चलो ये बहुत सालों पहले लिखा था, बिफोर क्राइस्ट एरा में, ठीक है, बिफोर सेंचुरी। तो इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में कर लिया है अपने पिछले चैप्टर में, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो यहाँ पे 2 और टर्म का जिक्र हुआ है, क्या, भारतवर्ष और जाम्बुद्वीपा। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है हम देखते हैं, ठीक है। सो हियर, okay, so here in these texts, ancient Indian text, that is the Mahabharata, 2 terms are being mentioned for India, that is for the entire subcontinent, okay. So that is Bharatvarsha and Jambudvipa. So the scholar generally agree that this was been written many centuries ago, before Christ era only, because exact date we cannot predict, because it is difficult to predict ancient Indian text. So it is a very hard question also to answer. So the various scholars, they generally agree, okay, that we don't know exactly, but they generally agree that it was written before Christ era only. So the first term, that is the Bharatvarsha, clearly extends to the entire subcontinent, okay, Bharatvarsh. And the text includes the name of numerous rivers and people, and in this text there are numerous reasons, like just before we have seen the Kashmir, Kerala, Kutch, isn't it, and also about the peoples of India. And Bharatvarsha means the country of the Bharatas, okay. So Bharata is the name that first appeared in the Rig Veda, where it refers to one of the main Vedic group of people. In the later literature, several kings named Bharata are mentioned. So this Bharatvarsh means the country of the Bharatas. And what is the meaning of this Bharata? It was first appeared in the Rig Veda period, okay, and it has been used to mention a special group, a main Vedic group of people. But later on in the later literature, what we came to find that several kings also, they named themselves as Bharat. They say Bharat, isn't it, Bharat, they used to name themselves as Bharat. So यहाँ पे क्या है, जो पहला टर्म हमें दिया गया है भारतवर्ष, इसका क्लियरली तो मीनिंग क्या होता है कि चलो एंटायर जो इंडिया, पूरा इंडिया है, जो पूरा सब कंटिनेंट है, उसको नेम किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, रिवर्स के बारे में मेंशन किया और पीपल्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, द कंट्री ऑफ द भारतस। तो भारत का मतलब क्या होता है, ये भारत जो पहला कब अपेयर हुआ था, ऋग वैदिक के टाइम में ही अपेयर हुआ था। तो इसका मतलब क्या होता था, एक ग्रुप ऑफ वैदिक पीपल को दर्शाने के लिए ये वर्ड भारत यूज़ किया हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो हमारे बाद में जो लिटरेचर्स आए, उसमें भी हमें क्या देखने को मिला, ये जो भारत भी यूज़ किया गया। बहुत सारे किंग्स ने अपने आप को नाम देने के लिए अपने आप का नाम प्रयोग किया उन्होंने भारत बोल के, ठीक है। तो ये भारतवर्ष के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं जाम्बुद्वीपा के बारे में। तो सेकेंड टर्म जाम्बुद्वीपा मीन्स द आइलैंड्स ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री, ओके। सो जाम्बुद्वीपा मीन्स द आइलैंड्स ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री. This is indeed a common tree native to India, also called Jambul tree, Malabar plum tree, etc. Jambudvipa came to mean the Indian subcontinent. So the second term, that is the Jambudvipa, it means this jamun tree, okay, that is the plum tree, which is also known as the Malabar plum tree or the Jambul tree, which is blueberry, isn't it, jamun. So this later on also we came to know that Jambudvipa also came to mean the Indian subcontinent, just like Bharatvarsha, Jambudvipa was also given the name, okay, but was also used to term the entire Indian subcontinent. तो नेक्स्ट जो हमारा है जाम्बुद्वीपा, इसका मतलब क्या है, आइलैंड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्री। जैसे इंडिया में बहुत सारे जामुन के ट्री मिलते हैं कि नहीं, तो इसकी वजह से इंडिया का नाम इन्होंने क्या रख दिया, जाम्बुद्वीपा रख दिया, जिसको हम जम्बुल ट्री भी बोलते हैं या मलबर प्लम ट्री भी बोलते हैं। तो बाद में जाम्बुद्वीपा भी क्या हुआ, जो इंडियन सब कंटिनेंट का एक नाम हमें पता लगा कि देखने को मिला। तो इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम द एंशियंट इंडियन एम्परर। तो हमें एक अच्छा क्लू कहाँ से मिला, एक अच्छा खासा क्लू कहाँ से मिला, एक एम्परर से, जो कि अशोका है, जिसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे इस चैप्टर में। सो फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BC, ये भी बिफोर क्राइस्ट एरा है। एज वी विल सी, ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शन, ओके, ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शन, इन वन ऑफ देम ही यूज द सेम नेम जाम्बुद्वीपा। तो इस मैप को हम बाद में देखेंगे, जाम्बुद्वीपा, to describe
the whole of India, which at time included what is today Bangladesh, Pakistan, as well as parts of Afghanistan. So the second clue, that is the Jambudvipa, we get a good clue from the inscription which has been inscribed during the reign of Samrat Ashoka. Okay, so where he had used this term Jambudvipa to define the subcontinent, Indian subcontinent, which includes today's Bangladesh, Pakistan, as well as parts of Afghanistan. तो बाद में हमें और एक क्या देखने को मिला, एक अच्छा क्लू कहाँ से मिला, सम्राट अशोका के टाइम से. ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये जाम्बुद्वीपा मेंशन कर रखा था इंडियन सब कंटिनेंट को मेंशन करके. तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी जगह थे जो दूसरे मेंशन है इंडियन सब कंटिनेंट में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सारे ये इंडियन के सब कंटिनेंट्स के पार्ट थे. तो ये एक सोर्स हो गया. ठीक है, जहाँ से हमें पता चला इस भारतवर्ष और जाम्बुद्वीपा जो इंडिया को बताया गया था. तो भारत टर्म यहाँ से आ गया. ठीक है, तो ए फ्यू सेंचुरीज लेटर, उसके बाद और बहुत 100 200 300 साल बाद, क्योंकि सेंचुरीज मतलब 100 ईयर्स है ना, तो एक सेंचुरीज मतलब 100 से ऊपर साल है कि नहीं. तो 100 साल या 200 साल या 300 साल बाद, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है. तो क्या हुआ, Bharata becomes the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called the Vishnu Puran, we read. See, again after a few centuries, what happened? This Bharata, it becomes common, and generally they started using this Bharata to term the Indian subcontinent. The name was been given. For another example that we will see is this, which is written from the text of the Vishnu Puran. So we will read that text now. Okay. उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्कव्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नम. See, भारतम नम. So which means the country that lies north of the ocean, and south of the snowy mountains is called Bharata. See, in the north we have the Himalayan range, and in the south we have the ocean. In the eastern side we have Bay of Bengal, and in the western side we have Arabian Sea. So it has been mentioned in our Vishnu Puran as well. So this name Bharata remains in use even today. So even today also we use it, isn't it? In the North India it is generally written as Bharat, while in South India it is often called as Bharatam. So ये जो भारत नाम है जो आज तक भी हम यूज़ करते हैं कि नहीं, तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, आगे उसके बारे में भी हम देखेंगे. तो नॉर्थ में इसको हम क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं, और साउथ में क्या बोलते हैं, भारतम बोलते हैं. तो आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक. So think about it. Have you identified the snowy mountains? Do you think this brief description of Bharata is correct? So snowy mountains कौन सा है, हिमालयन रेंज को snowy mountains बोला हुआ है इन्होंने, है कि नहीं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन भारत के बारे में करेक्ट है? तो ऑब्वियसली करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हिमालय के बारे में यहाँ पे बताया गया और ओशंस के बारे में बताया गया, जो कि ईस्ट साइड में है और जो कि साउदर्न पार्ट में है, और जो ईस्टर्न इंडिया में भी है और वेस्टर्न इंडिया में भी है. तो ये अच्छे से ये सारा डिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, ये करेक्ट है कि नहीं. तो आगे देखते हैं. It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in the south, from the great mountain in the north, from the ocean on the east and on the west. See, here also another example we got, like it is been mentioned in one of the Tamil literature in the poem where they were praising the king, which is written about 2000 years ago, and they are praising the king from the Kanyakumari. See, the Cape Kumari means the Kanyakumari in the south. Okay, Kumari, from the name Kumari, term Kumari, we can identify, okay, this is the Kanyakumari, Cape Kumari. Okay, so in the south, and the great mountains in the north. Which is the great mountain? The Himalayas are there, isn't it? And from the oceans on the east, on the west. So we have ocean in both the east as well in the west. So in the eastern side what we have? Bay of Bengal, and in the western side what we have? Arabian Sea, isn't it? So this also again clearly defined. This also clearly again what mentioned that different parts of the country, they identify with similar definitions for India. Why? Because they were well known about their geography. Here it is written, you can now recognize the great mountains in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. We have identified, isn't it, which is Kanyakumari. It looks like ancient Indians knew their geography well. So from this again what we can say, they knew the geography very well, because many a time it has been mentioned that okay, Himalayas in the north, again in the ocean, there are again oceans in the east and the west. So in this chapter also we came through, isn't it? In the Vishnu Puran also it is written, Vishnu Puran text also it is written like that. So
and again here in Tamil poem also, Tamil literature also it is mentioned like that. So यहाँ पे क्या हुआ, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, जो उन्होंने एक सिमिलर टाइप के डिफिनीशन को ही इंडिया को डिफाइन किया. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे पोइम दिया, पोइम से, तमिल के पोइम से, तो वहाँ पे वो अपने किंग की प्रशंसा कर रहे थे जो कि कन्याकुमारी से है, ठीक है, केप कुमारी से, तो साउथ में है. और ग्रेट माउंटेन्स कहाँ के, नॉर्थ के. तो किस माउंटेन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, हिमालयन माउंटेन के बारे में बात हो रहा है. और ओशंस यहाँ पे कौन से ओशन के बारे में बात हो रहा है, ईस्ट में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में कौन सा है, अरेबियन सी. तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि इंडिया को ये जोग्राफिकली, इंडिया को ये वही सिमिलर तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. तो इससे हमें क्या जानने को मिलता है कि जो इंडिया के जो पीपल थे, जो एंशिएंट इंडियंस थे, वो अपने जोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते थे, है कि नहीं. तो यहाँ पे और एक चीज़ हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है. The Indian Constitution, which was first written in English, uses the phrases India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of the Constitution mentions the same as Bharat अर्थात India. So हमें भारत जैसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, संविधान जो हम बोलते हैं कि नहीं, जहाँ पे आपके राइट्स के बारे में दिया गया है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में दिया गया है, इंडियन स्टेट के बारे में दिया गया है, सब कुछ आर्टिकल्स है वहाँ पे, 395 आर्टिकल्स दिया हुआ है जो कि बहुत अलग अलग भागों में है वहाँ पे, ठीक है. तो इसके बारे में आप और अपने क्लास 7 में और डिटेल में पढ़ोगे. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7 केम इनटू फोर्स इन 1950. तो ये 1950, जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, है कि नहीं, तो उसके बाद लगभग 2 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. तो 1949 में ये बन चुका था, ठीक है, 1949 में बन चुका था, लेकिन लागू कब से हुआ, 1950 से हुआ, ठीक है. तो इसके बारे में डिटेल में हम आपके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. So this Indian Constitution, okay, this is for which was first written in English. It also have the phrases India, that is Bharat, right at the beginning. So we are going to see as well. The pages is given, and Hindi also, in the Hindi version also. Similarly, Bharat अर्थात India. So this both term are being used. So here in this, until now what we have seen, we have seen the sources of Bharat. In the upcoming class, we will be going to see about the India, okay, like how foreigners names India. So we are going to see how this term India came into being, but not in this class, in our next class. So before going, let us see the first page of our constitution, which is written here to explore also. Let us in the reproduction of the first page of the original constitution of India, you can make out the phrases India, that is Bharat. So now let us see, okay, India, that is Bharat. See, this is the first page of your Indian constitution here. First part, see, India, that is Bharat, isn't it? So in the very first page it has been written India, that is Bharat, okay. So I hope you have understood today's class. So in today's class we have discussed the sources through which we came to know about the term Bharat. So in our next class we are going to see how foreigners named India and how this India name came into being, how this term India came into being. So before you go, don't forget to like and subscribe my channel, like this video and also share with your friends, okay. So आप next class में हम करेंगे कि फॉरेनर्स ने इंडिया को कैसे डिफाइन किया, तो इंडिया टर्म कैसे आया. तो आज के क्लास में हमने क्या जाना, भारत के बारे में, सोर्स के बारे में जाना, टेक्स्ट के थ्रू, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, है ना. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इंडिया का टर्म कैसे आया, फॉरेनर्स ने कैसे ये नाम इंडिया दिया हमें, इंडिया को, ठीक है. तो उस बारे में हम देखेंगे. तो जानने से पहले आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा जिसको भी ये चैप्टर्स की ज़रूरत रहती है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास. See you again in my next class.